डॉक्टर सब्त अली अगले 4 दिन इसका इंतजार करते रहे। वो नहीं आया, ना ही इसका कोई फोन आया। इन्हें खुद इसको फोन करने में आर था। इन्हें कहीं न कहीं ये तवक्को थी कि वो इनका एहतराम जरूर करता है, इनका पैगाम मिलने पर आ जाता, लेकिन इसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे इन्हें जहनी धचका पहुंचाया था। अमामा इस दिन से इनके घर पर थी। फुरकान डॉक्टर सब्त अली और सलार के अपार्टमेंट के दरमियान घन चक्कर बने हुए थे। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा अख्तर जहनी हालत अमामा की थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसके मामले में इस तरह का रवैया दिखा सकता है। चौथे दिन डॉक्टर सब्त अली ने सलार को फोन कर दिया। वो ऑफिस में बैठा हुआ था और सेल पर डॉक्टर साहब का नंबर देखकर चंद लम्हे वो हिल ना सका। ये एक ऐसी कॉल थी जिससे वो बचना भी चाहता था और जिसे वो अटेंड ना करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। रस्मी सलाम दुआ के बाद डॉक्टर सब्त अली ने बगैर किसी तमहीद के इससे कहा, आप अगर शाम को मेरी तरफ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ जाता हूँ। अगर मामला खत्म कर लेंगे तो ठीक है, वरना मामला खत्म कर लेंगे। इनके अल्फाज में इसके लिए किसी भी किस्म का अभाम नहीं था। मैं आ जाऊंगा, मेहरबानी होगी आपकी। इसने मजीद कोई बात किए बिना सलाम करके फोन बंद कर दिया। वो फोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। डॉक्टर सब्त अली का ये लहजा इसके लिए नया था और गैर मुतवक्का भी। वो जुमला था जो इसने आखिर में कहा था, मामला खत्म करने तक नौबत कैसे आ गई थी। इसके नजदीक ये एक झगड़ा था। पहली बार इसके पेट में गिरहें पड़ी थी। इस शाम पहले की तरह डॉक्टर सब्त अली ने इसे दरवाजे से रिसीव नहीं किया, ना इससे मुसाफिहा किया, ना इसके लिए उठे थे। वो लाउंज में कोई किताब पढ़ रही थी। इसके आने पर इसने किताब बंद करके साइड पर रखे, सलार सलाम करके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैं तुमसे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा सलार। सलार ने सर उठाकर इन्हें देखा। वो इनके मुंह से पहली बात तो तुम का तर्ज से तखातुब सुन रहा था, वरना वो तो अपने मुलाजिम को भी आप कहकर पुकारता था। मैं पिछले 4 दिन से सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने मामा की शादी तुमसे क्यों कराई। तुम इस काबिल नहीं थे। मोहब्बत के दावे करना और बात होती है, लेकिन किसी औरत को अपने घर में इज्जत से रखना एक बिल्कुल अलग बात है। तुम सिर्फ पहला काम कर सकते थे। लाउंज से मुंसलिक कमरे में वो डॉक्टर साहब की आवाज और इसकी खामोशी को सुन रहे थे। अपनी बीवी को इस तरह निकालने वाले मर्द को मैं मर्द तो क्या इंसान भी नहीं समझता। तुम्हें अगर इस बात का पास नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी है, तो इस बात का पास होना चाहिए था कि वो मेरी बेटी है। मैंने इसे घर से नहीं निकाला। वो खुद सलार ने कुछ कहने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने इसकी बात काट दी। तुमने गाड़ी अरेंज की थी? अंदर बैठी मामा कांपने लगी थी। इसने डॉक्टर साहब को कभी इतने बुलंद आवाज में बात करते नहीं सुना था। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम इसके किरदार के बारे में बात करो? सलार ने नजरें उठाकर इन्हें देखा। इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपने इससे ये पूछा है कि ये बात मैंने क्यों की थी? अंदर बैठी अमामा का चेहरा पक हो गया। मैं इससे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे किरदार को नहीं जानता, लेकिन वो 9 साल से मेरे पास ही है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिस पर तुम इसके किरदार पर उंगली उठाओ। इसे यकीन था वो अब जलाल का नाम लेगा, अब लेगा। इसका पूरा जिस्म सर्द पड़ा था। सलार का एक जुमला इसे इस वक्त डॉक्टर साहब की नजरों में गिराने वाला था। 1 2 3 4। इसका दिल सेकंड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़कने लगा। फिर अमामा ने इसकी आवाज सुनी। एक लम्हे के लिए इसका दिल रुक गया। आई एम सॉरी। इसे यकीन नहीं आया। ये वो जुमला नहीं था जिसकी वो तवक्को कर रही थी। इसकी सॉरी ने इसे शॉक किया तो डॉक्टर साहब को और भी मुश्तैल कर दिया। एक बात याद रखना तुम सलार, जो कुछ तुमको जिंदगी में मिलना है, इस औरत के मुकद्दर से मिलना है। ये तुम्हारी जिंदगी से निकल गई तो ख्वारी के सिवा कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। हाथ मलोगे सारी उम्र तुम। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने तुम्हें इमामा का कफील बनाया। कभी राजिक बनने की कोशिश भी मत करना। राजिक तुम नहीं हो इसके, अल्लाह इसको तुमसे बेहतर कफील दे देगा। वो काटो तो लहू नहीं कि मजाक बना बैठा था। शर्मसारी थी जो महसूस कर रहा था, और अंदर बैठी अमामा भी इसी तरह नदामत के समंदर में गर्क थी। इसे घर में रखना है तो इज्जत से रखो, वरना अभी और इसी वक्त इसे छोड़ दो। तुमसे कई गुना अच्छा इंसान के साथ इसको ब्याह दूंगा। मैं आपसे और इससे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप इसे बुला लें, मैं इससे मुआवजत कर लेता हूँ। अंदर बैठी अमामा जैसे जमीन में गड़ गई थी, क्योंकि आंटी इसे बुलाने आई थी और इसका दिल चाहा कि वो कहीं भाग जाए। जिंदगी में अपने शौहर को झुका हुआ सर देखने से बड़ी नदामत का सामना इसने आज तक नहीं किया था। मैं बहुत ज्यादा माजरत ख्वाह हूँ। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ किया गलत किया मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सलार ने नजरें उठाए बगैर इसके बैठते ही कहा। अमामा के रंग में कुछ और इजाफा हुआ। आज सलार के साथ ज्यादती हुई थी और इसका जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी। बेटा, आप जाना चाहें तो चले जाएं, नहीं जाना चाहें तो, डॉक्टर साहब ने इससे कहा। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, इसने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर आप अपना सामान पैक कर लें, डॉक्टर साहब ने इससे कहा। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। इसने सामान बैग में रखा। डॉक्टर साहब अमामा के उठते ही स्टडी रूम में चले गए और वो सर झुकाए बैठा रहा। बेटा, खाना लगवाऊं? कुलसूम आंटी ने जैसे माहौल बेहतर करने की कोशिश की। नहीं, मैं खाना खा कर आया था। इसने अब भी नजरें नहीं उठाई। वो नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। मुलाजिम सॉफ्ट ड्रिंक का एक ग्लास उसे देकर गया। सलार ने चंद घूंट लेकर ग्लास वापस रख दिया। अमामा को पैकिंग में 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगे थे। सलार ने खड़े होकर खामोशी से इससे बैग ले लिया। डॉक्टर साहब भी इनको गाड़ी तक छोड़ने आए थे, लेकिन हमेशा की तरह सलार से इस बार बगल भी नहीं हुए थे। गाड़ी की सड़क पर आने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। फिर सलार ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाया। सलार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि अब्बू को गुस्सा आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ। सलार ने उसकी बात काट दी। नहीं, उन्होंने किया जो भी किया ठीक किया, गलत तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब है कि तुम ये सब कहोगे और मैं ये ना समझूं कि तुम मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हो? सलार खामोश रहा था। वो मुझे इत्तेफाकन इस दिन पार्क में मिल गया था, इसने कहना शुरू किया। इस दफा सलार ने उसको नहीं टोका। अभी चंद माह पहले इसने दूसरी शादी की है। इसने लंच के लिए इसरार किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हें बुरा लग सकता है, और मैंने तो लंच भी नहीं किया। कुछ देर बैठे रहे, फिर वो आदमी और इनकी मिसेस आ गए। मुझे देर हो रही थी तो मैं वहां से घर आ गई। बस इतनी सी बात थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। सुन लेनी चाहिए थी। आई ओवर रिएक्टेड। वो अब मंद आवाज में इतराफ कर रहा था। बेइज्जती करवानी थी, इसलिए वो बड़बड़ाया। वो इसे कहना चाहती थी कि वो इसकी इतनी एहसानमंद हो रही थी, लेकिन कह ना सकी। इसके एक लम्हे की चुप ने इसकी इज्जत रख के जैसे सारे दिनों के रवैयों का कफारा अदा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी आदमी के साथ मेरा मिलना इतना बुरा लगेगा, वरना मैं तो कभी। कुछ देर के बाद अमामा ने कहा। सलार ने इसकी बात काटी। वो कोई आदमी नहीं था अमामा, वो अब मेरे लिए सिर्फ कोई आदमी है। सलार ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। इसने नाक रगड़ते हुए एक बार फिर आंखें साफ करने की कोशिश की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक है। इसने मामा के माथे पर हाथ रख के जिसे टेम्परेचर चेक किया। बुखार है? थोड़ा सा है। डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, मेडिसिन ले रही हूँ मैं, बैग में है। वो खामोश हो गया। इस एक वाक्य ने एतमाद के इस रिश्ते में अजीब दरारें पैदा कर दी थी। इस रात घर आकर इनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। अमामा मेडिसिन लेकर सो गई और सलाद स्टडी रूम जाकर सिगरेट पीता रहा। वो पिछले कई महीनों से इसे खुश करने की आखिरी हद तक जा रहा था। इसके सारे नाज नखरे उठा रहा था। इसे यकीन था वो सब कुछ अमामा के दिल से जलाल अंसर नामी शख्स मुतालिक का हर तरह के जज्बात निकाल देगा। वो इसके करीब आ रही थी, लेकिन जलाल किसी भूत की तरह दोबारा नमूदार हो गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसे इतनी खूबसूरती से धोखा दे रही थी। वो 2 दिन पहले होने वाली एक एक बात को याद करके सुलगता रहा। वो मुलाकात अगर इत्तेफाकी थी तो इसके बाद इसने अमामा की जो हालत देखी थी वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस दिन इसके ऑफिस में अमामा जो आखिरी चीज भूली थी वो बाथरूम बेसिन की सिल पर रखी हुई इसकी शादी की रिंग थी। वो रिंग इसके जाने के बाद सलार को वहां से मिली थी। इसका ख्याल था घर पहुंचकर इसे रिंग याद आ जाएगी, लेकिन इस दिन तो क्या, अगले 2 दिन तक अमामा को कुछ याद नहीं आया। वो मुसलसल उंगली में रहने वाली इतनी कीमती चीज को कैसे फरामोश कर सकती है? जलाल से होने वाली इस मुलाकात के बाद इसने इसके रिंग उतारने को जैसे नया मफहूम पहना दिया था। बाजी, आप कहाँ थी? अगली सुबह वो मुलाजमा के बेल देने पर जागी। मैं चंद दिन अपने घर में रहने गई थी। मुंह हाथ धोकर वो वापस आई तो मुलाजमा स्टडी रूम की सफाई कर रही थी। सिगरेट के टुकड़ों से बड़ी एक ट्रे ने इसे चौंका दिया। मुझे लगता है बाजी सलार साहब सिगरेट पीने लगे हैं। हर रोज इसी तरह एक ट्रे भरा होता है। अब रोज रोज तो कोई मेहमान नहीं आता होगा। वो जवाब दिए बगैर वहां से निकल गई। अगली सुबह इसने एक ट्रे फिर सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ दिखा। वो इस बात से परेशान हुई कि वो स्मोकर नहीं था, लेकिन आदी बन रहा है। कई दिनों के बाद इस रात सलार ने खाना बड़ी रुग़बत से खाया। वो आमतौर पर एक चपाती से ज्यादा नहीं खाता था,
लेकिन आज इसने 2 चपातियां खाई। और बना दूं? अमामा ने इसे दूसरी चपाती लेते हुए देखकर पूछा। नहीं, मैं पहले ही ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, इसने मना किया। अमामा ने इसकी प्लेट में कुछ सब्जी डालने की कोशिश की, इसने रोक दिया। नहीं, मैं वैसे ही खाना चाह रहा हूँ। अमामा ने कुछ हैरानी से इसका चेहरा देखा। वो जानती थी इसे इसके हाथ की चपाती पसंद है। इस दिन पहली बार इसने आखिरी लुकमा इसे नहीं दिया। वो खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया। वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी जब वो कुछ पेपर्स लेने आया। ये क्या है? अमामा ने कुछ हैरानी से पेपर्स को देखा। बैठकर देख लो। वो इसके करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो भी कुछ उलझे अंदाज में पेपर्स लेकर बैठ गई। पेपर्स पर एक नजर डालते ही इसका रंग फक हो गया। तलाक के पेपर्स हैं ये? वो बमुश्किल बोल ना सकी। नहीं, ये मैंने अपने वकील से एक डाइवोर्स डीड तैयार करवाया है। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो गई तो ये तमाम मामलात खुशनुबी से तय करने की एक कोशिश है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। वो अब हवास बागता थी। डरो मत, ये कोई धमकी नहीं है। मैंने ये पेपर तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार करवाए हैं। सलाह ने इसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कैसे तहफ़्फ़ुज़? इसे अब भी ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने लेडी की सूरत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बच्चों की कस्टडी तुम्हें दी है, लेकिन मैं तो तलाक नहीं मांग रही। इसकी सारी गुफ्तगू इसके सर पर से गुजर रही थी। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, सिर्फ कानूनी तौर पर खुद को पाबंद कर रहा हूँ कि मैं अलेक्सी के केस को कोर्ट में नहीं लेकर जाऊंगा। तुम्हें अलेक्सी का हक और बच्चों की कस्टडी दे दूंगा। जो भी चीजें इस हफ्ते में हक महर तहार गिरवी या रुपए और प्रॉपर्टी की सूरत में तुम्हें दूंगा, वो सब खुला या तलाक दोनों सूरतों में तुम्हारी मलकियत होगी। मैं इनका दावा नहीं करूंगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? इसने बेहद खाइफ अंदाज में इसकी बात काटी। मैं अपने आप से डर गया हूँ मामा। वो संजीदा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा आ सकता है। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, लेकिन इस रात मैंने परवाह नहीं की कि तुम घर से क्यों और कहाँ जा रही हो। मैं इतना मुश्तइल था कि मैंने ये परवाह भी नहीं की कि तुम बाहिफाजत कहीं पहुंची भी हो या नहीं। वो बेहद साफगोई से कह रहा था। और फिर इतने दिन मैंने डॉक्टर साहब की भी बात नहीं सुनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू पनिश यू। वो एक लम्हे के लिए रुका और इसने मुझे खौफजदा कर दिया। मेरा गुस्सा खत्म हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना गिर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस तरह ही बिहेव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या, बहरहाल मैं एक इंसान हूँ। तुमको साथी की बजाय हरीफ समझूंगा तो शायद आइंदा भी कभी ऐसा करूं। अभी शादी को थोड़ा वक्त हुआ है। मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मैं खुशी खुशी ये सारे वादे तुमसे कर सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन कुछ अरसे बाद अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई तो पता नहीं हमारे दरमियान कितनी तलखी हो जाए। तब शायद मैं इतनी सखावत ना दिखा सकूं और एक आम मर्द की तरह खुद गर्ज बनकर तुम्हें तंग करूं। इसलिए अब इन दिनों जब मेरा दिल बड़ा है तुम्हारे लिए, तो मैंने कोशिश की है कि ये मामला तय हो जाए। सिर्फ जबानी दावे ना करूं तुम्हारे साथ मेरी तरह से। मेरे वालिद के सिग्नेचर्स हैं इस पर। तुम डॉक्टर साहब से इस पर साइन करवा लो। वो चाहे तो पेपर अपने पास रखी या तुम अपने लॉकर में रखवा दो। वो आंखों में आंसू लिए इसका चेहरा देखती रही। मैंने तो तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, इसकी आवाज भराई हुई थी, लेकिन मुझे तो देनी चाहिए ना। मैं ये पेपर जज्बात में आकर नहीं दे रहा। तुम्हें ये सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत इनसिक्योर हुआ मामा। वो एक लम्हे के लिए होंठ काटते हुए रुका। और अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कितना पसंद कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है। और फिर वो रुक कर होंठ काटने लगा। तुम मेरा वाहिद असासा हो जिसे मैं पास रखने के लिए फेयर और फाउल की तमीज के बिना कुछ भी कर सकता हूँ, और ये एहसास बहुत खौफनाक है मेरे लिए। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारे हक तलफी चाहता हूँ। हम जब तक साथ रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, और अगर कभी अलग हो जाए तो मैं चाहता हूँ एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर अलग हो। वो इसका हाथ थपकते हुए उठकर चला गया। वो पेपर्स हाथ में लिए बैठी रही। पौधों को पानी कब से नहीं दिया? अगली सुबह से नाश्ते के टेबल पर सलाह से पूछा। पौधों को? वो चौंका। पता नहीं, शायद काफी दिन हो गए। वो बड़बड़ाया। सारे पौधे सूख रहे हैं। वो इसका चेहरा देखते हुए हैरान थी। वो जिम से आने के बाद रोज सुबह पौधों को पानी दिया करता था। इससे पहले कभी भी अम्मा ने इसे रूटीन बदलते नहीं देखा। वो स्लाइड्स खाते खाते एकदम उठकर टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चंद मिनटों बाद वो परेशान सा वापस आया था। हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। इस दिन वो पौधों को पानी देकर आई थी। तुम्हारी गाड़ी फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 4 दिन में मेरी गाड़ी आ जाएगी तो तुम्हारी गाड़ी छोड़ दूंगा। इसने दोबारा बैठते हुए मामा से कहा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में है, लग गई थी, इसने आम से लहजे में कहा। वो चौंक गई। कैसे लग गई? मैंने किसी गाड़ी के पीछे मार दी थी।
वो कुछ मुहज़्ज़ब खानान अंदाज में इसे बता रहा था। वो इसका चेहरा देखती रही। वो स्लाइड पर मक्खन लगा रहा था। वो एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था और ये नामुमकिन था कि वो किसी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दे। घर में आने वाली दरारें मर्द और औरत पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होती हैं। औरत की परेशानी आंसू बहाने, खाना छोड़ देने और बीमार होने तक होती है। मर्द इससे कुछ नहीं करता। इसका हर रद्द-ए-अमल इसके आसपास की दुनिया पर असरअंदाज होता है। अम्मा ने इसके चेहरे से नजरें हटा ली। इस रात वो डॉक्टर साहब के घर इस वाक़ये के बाद पहली बार लेक्चर के लिए गया था। अम्मा हमेशा की तरह आज भी इनके साथ थी। डॉक्टर साहब ने आज भी सलार का इस्तकबाल किसी गर्मजोशी के बगैर सिर्फ हाथ मिलाकर किया था। लेक्चर के बाद डिनर पे भी उन्होंने सलार के लिए वही पुरानी तवज्जो दिखाई थी। डिनर पर फुरकान भी था और डॉक्टर साहब फुरकान से गुफ्तगू में मसरूफ रहे। सलार से आंटी ने थोड़ी सी बातचीत की थी। सलार से ज्यादा इस रात इस रवैये को अम्मा ने महसूस किया था। अम्मा को डॉक्टर साहब से लेकर सलार को नजरअंदाज करना बुरी तरह चुभा था। वापस आते हुए वो परेशान थी। इस रात वो सोने के लिए नहीं गई। एक नॉवेल लेकर वो स्टडी रूम में आ गई थी। वो काम करने के बजाय सिगरेट सुलगाने बैठा था। इसे देखकर सिगरेट इसने एक ट्रे में मसल दिया। कमरे में अकेली बेटी बोर हो रही थी, इसलिए सोचे यहाँ आ जाऊं। इसने सिगरेट को नजरअंदाज करके सलार को तावील दी। तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगे? इसने सलार से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने हैरानी से उसे देखा। वो रॉकिंग चेयर पे जाकर बैठ गई और नॉवेल खोल लिया। वो सिगरेट पीना चाहता था लेकिन इसके सामने नहीं पीता था। अमामा ये जानती थी इसलिए वहां आकर बैठ गई थी। कुछ देर वो बेमकसद इसे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप निकालकर ना चाहते हुए भी काम करने लगा था। काफी दिनों के बाद इस रात उसने परेशान होकर सिगरेट के बजाय काम किया था। वो पिछले पिछले एक हफ्ते में सिर्फ घर आकर नहीं बल्कि ऑफिस में भी इसी तरह चेन स्मोकिंग कर रहा था। अब इसे आदतन तलब हो रही थी। एक डेढ़ घंटे बाद इसने बिल आखिर अम्मा को मुखातिब किया। तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है। अम्मा ने चौंक कर इसे देखा। तुम फारिग हो गए हो? नहीं, मुझे भी काफी काम है। तो फिर मैं बैठी हूँ, अभी तुम काम खत्म कर लो, मेरा भी एक चैप्टर रहता है। सलार बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। यानी आज रात को मजीद कोई सिगरेट नहीं पी सकता था। इसने इस फ्रेम में सिगरेट के अध जले टुकड़े को कदरे मायूसी से देखते हुए सोचा। मजीद एक घंटा बाद जब वो फारिग हुआ तो तब तक वो इसी रॉकिंग चेयर पर सो चुकी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा ही बेमकसद इसे देखता रहा। अगले चंद दिन भी इसी तरह होता रहा। इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू होने लगी थी और इसका आगाज भी अम्मा करती थी। सलार बेहद शर्मिंदा था और इसकी खामोशी की बुनियादी वजह यही थी। वो इस पूरे वाक़ये से बुरी तरह हर्ट होने के बावजूद इसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर सब्तली ने अगले हफ्ते भी सलार के साथ वैसा ही सलूक किया था। इस बार अम्मा को पहले से भी ज्यादा रंज हुआ। अब्बू, आप सलार से अच्छी तरह बात क्यों नहीं करते? अम्मा अगले दिन दोपहर को डॉक्टर सब्तली के ऑफिस से आने के बाद इनके घर आई थी। कैसे बात करनी चाहिए? वो बेहद संजीदा था। जिससे आप पहले बात करते थे। पहले सलाह ने ये सब नहीं किया था। इसके बारे में मुझे बड़ी खुशगुमानियां थी। वो मध्यम आवाज में बोले। अब्बू, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मेरी गलती थी वरना शायद बात इतनी ना बढ़ती। वो बहुत इज्जत करता है, मेरी बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अब ये सब होने के बाद वो बहुत परेशान है। वो सर झुकाते हुए वजाहतें दे रही थी। अब जब इसे इग्नोर करते हैं तो मुझे बहुत हद तक महसूस होती है। वो ये सलूक डिजर्व नहीं करता। फुरकान भाई के सामने कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी। इससे वो बेहद रंजीदा थी। डॉक्टर सब्तली बेसाख्ता हंस पड़े। अमामा ने नजर उठाकर देखा। मैं जानता हूँ सलार बुरा आदमी नहीं है, वो परेशान और नादिन है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये कसूर से इसका ज्यादा नहीं और मेरा इसके साथ रवैया आपको बुरा लगता होगा। वो हैरानी से डॉक्टर सब्तली का चेहरे देखने लगी। बेटा, मैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता था, मर्द जब गुस्से में घर छोड़कर जाता है तो वैसे ही वापस आ जाता है। इसके घर से जाने पर इसकी इज्जत से कोई होश नहीं आता, ना इसकी बीवी की इज्जत का खौफ आता है। लेकिन औरत जब गुस्से में घर से निकलती है तो अपनी और मर्द दोनों की इज्जत लेकर बाहर आती है। वो वापस भी आए तो दोनों की इज्जत कम हो जाती है। झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, इसने गुस्से में बुरा भला कह दिया, जाने का कह दिया, अब घर के किसी दूसरे कमरे में चली जाती। वो हाथ पकड़कर तो नहीं निकाल रहा था ना। सुबह तक इसका गुस्सा ठंडा हो जाता, एक आध दिन में बात खत्म हो जाती, इतना बड़ा मसला ना बनता। वो रसानियों से इसे समझा रहे थे। मर्द के दिल में इस औरत की कोई इज्जत नहीं होती जिसे छोटी छोटी बातों पर घर की दहलीज पार करने की आदत हो। और ये दूसरी बार हुआ है। इसने चौंक कर डॉक्टर साहब को देखा। याद है शादी के दूसरे दिन भी आप नाराज होकर सईद अम्मा के पास रह गई थी? अमामा ने नादिम होकर सर झुका लिया था। इसे ये वाकया याद नहीं रहा था। मर्द के साथ अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है। वो इसे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और जिद से मर्द से बात मनवाई जा सकती है, लेकिन इसके दिल में अपनी मोहब्बत
और इज्जत नहीं बढ़ाई जा सकती। अल्लाह ने आपको मोहब्बत करने वाला और बहुत सी खूबियों वाला शौहर दिया है। इसने आपकी ऐब जोई नहीं की बल्कि आपको अपने साथ ले गया। बहुत कम मर्दों में ये सिफत होती है, तो अगर कभी कोई कोताही हो जाए इससे तो इसकी मेहरबानी याद कर लिया करें। वो सर झुकाए खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। अगर मैं ये सब बातें इस वक्त आपको समझाता जब आप यहाँ आई थी तो आप कभी मेरी बात ना समझती। आपको लगता कि अगर इस वक्त आपके वालिदैन होते तो इस सिचुएशन में आपको सपोर्ट करते, इसलिए ये बातें तब नहीं समझाई मैंने। वो ठीक कह रहे थे, वो इस वक्त इससे कुछ कहते तो वो बुरी तरह दिल बर्दाश्त हो जाती। इसने कुछ कहे बगैर वो पेपर निकाल कर इन्हें दिए जो सलाह ने इसे दिए थे। ये सलाह ने दिए हैं मुझे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर सख्त अली बेहद गहरी मुस्कुराहट के साथ वो पेपर पढ़ते रहे, फिर हंस पड़े। इसने ये बहुत मुनासिब और हिकमत वाला काम किया है। मैं अपने पास आने वाले अक्सर मर्दों को इन मामलों के हवाले से इसी तरह की तस्दीक का कहता हूँ, और कई मर्दों ने किया भी है। सलार के जहन में भी वही चीज है, लेकिन इसने आपके लिए कुछ ज्यादा कर दिया है। वो पेपर पर नजर डालते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं वो कुछ कहना चाहती थी जब डॉक्टर साहब ने इसकी बात काट दी। आप भी इसका कुछ ज्यादा ख्याल रखा करें। वो इसे पेपर उठा रहे थे, ये जैसे गुफ्तगू खत्म करने का इरादा था। इस दिन वो पूरा रास्ता डॉक्टर साहब की बातों के बारे में सोचती रही। उन्होंने इसे कभी नसीहत नहीं की थी, ये पहला मौका था। कोई ना कोई गलती उन्होंने भी महसूस की थी। तुम डॉक्टर साहब के पास गई थी? सलार ने शाम को घर आते ही सवाल किया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो खाने के बर्तन टेबल पर लगा रही थी। उन्होंने मुझे फोन किया था। वो गर्दन से टाई निकालते हुए बोला। ओह, कुछ कहा उन्होंने तुमसे? इसने सलार का चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, वैसे ही कुछ देर बातें करते रहे। अमामा को महसूस हुआ वो इससे कुछ कहना चाहता है। हमेशा की तरह कपड़े तब्दील करने के लिए बेडरूम में जाने के बजाय टाई निकालकर बेमकसद किचन के काउंटर से टेक लगाए सलाद खा रहा था। आज क्या है खाने में? शादी के इतने महीनों में पहली दफा इसने ये सवाल किया था। अम्मा ने इसे बताया, लेकिन वो हैरान हुई थी। और स्वीट डिश? ये सवाल पहले से भी ज्यादा उचंबे वाला था। वो मीठे का शौकीन नहीं था, कल चाइनीज बनाना। वो एक बार फिर हैरानी से इसका चेहरा देखने लगी। वो खाने के मामले में फरमाइशें करने का कहाँ आदी था। कल भी चाइनीज था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालने हुए इसने सलार को जिससे याद दिलाया। वो गड़बड़ा गया। हाँ, कल भी चाइनीज था, कोई बात नहीं, कल फिर सही। इसमें कोई हर्ज नहीं। अम्मा ने सिर्फ सर हिलाया। वो अब फ्रिज से चपातियां बनाने के लिए आटा निकाल रही थी। एक्वा ब्लू कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है। इसने हैरत से सलार को देखा। एक्वा ब्लू नहीं है ये। इसकी आंखों के तासुर से इसे गड़बड़ाया था। सलार, तुम्हारे साथ मसला क्या है? अम्मा ने कहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा ये एक्वा ब्लू है। ये एक्वा ब्लू ही है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि मसला क्या है। वो इसकी बात पे हंस पड़ा, फिर कुछ कहे बगैर आगे बढ़ा और इसे साथ लगा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अम्मा ने इसे कहे तो सुना। वो जानती थी कि वो किस चीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन इट। वो अब दोबारा मुआवजत कर रहा था। आई नो, इसने मध्यम आवाज में कहा। आई लव यू। अम्मा का दिल भर आया। तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक्वा ब्लू है? अपने पूरों से आंखें साफ करते हुए अम्मा ने बात बदलने की कोशिश की। तुम हमेशा अजीब नाम लेती हो कलर्स के। एक्वा ब्लू वाहिद अजीब नाम था जो मुझे ब्लू कलर के लिए इस वक्त याद आया था। इसने सादा लहजे में कहा। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। वो कलर ब्लाइंड था, इसे अब अंदाजा हो चुका था। वेरी स्मार्ट, इसने जैसे इसे दाद दी। यू थिंक सो? वो हंसा। यस आई डू, थैंक यू देन। वो कहता हुआ किचन से निकल गया था। किचन के बस में खड़ी हुई से जाते हुए देखती रही। क्या लोगी तुम? सलाह ने मेन्यू कार्ड पर नजर डालते हुए कहा। मैं तो शैम्प की डिशेस में से कोई ट्राई करूंगी। वो इस्लामाबाद में दूसरी बार खाना खाने निकले थे। 15 मिनट बाद खाना सर्व हो गया और खाना खाने के दौरान वेटर ने एक चिट लाकर सलार को दी। इसने हैरानी से चिट पर लिखी तहरीर को देखा। आप ये जगह फौरन छोड़ दें। सलार ने हैरानी से सर उठाकर वेटर को देखा। ये क्या है? इसने वेटर से पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देगा एक करंट इसे छू कर गुजरा। वो जान गया था कि वो क्या था। बेहद बकरफ्तारी से चंद करेंसी नोट निकालकर इसने टेबल पर रखते हुए इसने वेटर को बिल क्लियर करने का कहा। मामा हैरानी से इसकी शक्ल देखने लगी। खाना छोड़ दो, हमें जाना है, इसने खड़े होकर कहा। लेकिन क्यों? वो नासमझी थी। अमामा, ये तुम्हें बाहर जाकर बताता हूँ, तुम देख लो अपना। वो कुर्सी धकेलता हुआ पलटा और फिर साकित हो गया। इन्हें निकलने में देर हो गई थी। इसने कुछ फासले पर अमामा के वालिद और बड़े भाई को देखा और वो इन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो बरकफ्तारी से अमामा की कुर्सी की तरफ आया। अमामा टेबल के नीचे अपने कदमों में रखा हुआ बैग उठा रही थी। इसने अभी इन्हें आते हुए ही नहीं देखा था।
سلار کے اپنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ایک لمحے میں اس کا خون خشک ہو گیا۔ سلار نے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنے اوٹ میں کیا۔ سامنے سے ہٹو، ہاشم مبین نے پاس آتے ہی بلند آواز میں اس سے کہا۔ اس کے پاس ٹیبلز میں بیٹھے لوگ یکدم اس کی طرف متوجہ ہوئے، نہ صرف کسٹمرز بلکہ ویٹرز بھی۔ آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سلار نے تحمل سے ہاشم مبین کو کہا۔ اس نے جواباً ایک گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی۔ وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں سے لے جانے کا کہا۔ ہاشم کے برعکس وسیم اور عظیم دونوں کچھ متعامل تھے۔ وہ جانتے تھے اس طرح زبردستی اس ریسٹورینٹ سے کسی کو وہ ہال سے باہر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو بحثاتی وہاں سے لے جانا مشکل تھا۔ وہ سلار کے عقب میں اس کی شرٹ پکڑتے تھر تھر کھانپتی ہوئی تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی، جب ہاشم نے سلار کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔ سلار نے اپنا دفاع کرتے ہوئے گریبان چھڑانے ہوئے ہاشم مبین کو ذرا سا پیچھے دھکیلا۔ ان کے لیے یہ دھکا کافی ثابت ہوا۔ وہ پیر پھسلنے سے بے اختیار نیچے گرے۔ ریسیپشن تب تک باہر موجود سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا۔ اس دھکے نے عظیم کو بھی مشتعل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز سے گالیاں دیتے ہوئے جوش میں آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں سلار کے جبڑے پر ایک اور گھونسا منتخب کیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ ذرا سا جھکا اور عظیم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کانپتے ہوئے سلار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن عظیم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سلار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ سلار تب تک سنبھل کر سیدھا ہو کر اسے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا جب اس کے بائیں کندھے کے پشت پر درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس نے ہونٹ بھیج کر اپنی چیخ روکی۔ وہ ہاشم مبین تھے جس نے ٹیبل پر پڑا ہوا چاقو اس کی پشت میں مارنے کی کوشش کی، لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کندھے میں جا کر لگا تھا۔ سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے، ان تینوں کو پکڑ چکے تھے۔ امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سلار کو وہ چاقو مارتے دیکھا تھا اور نہ ہی سلار کو چاقو کندھے سے نکالتے دیکھا۔ سلار اپنے جینز کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا لہجہ نارمل رکھ کر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے کندھے سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے، مینیجر نے اس کی پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے مینیجر کی اس بات پر حیران ہو کر سلار کو دیکھا۔ وہ اب فون پر بات ختم کر رہا تھا۔ امامہ نے اس کے ہاتھ کو پہلی بار نوٹس کیا تھا جو وہ کندھے کے اوپر رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا ہے؟ امامہ نے قدرے سری قیمتی کے عالم میں پوچھا۔ کچھ نہیں، سلار نے اپنے بازو سیدھا کیا۔ امامہ نے اس کی خون آلود انگلیاں دیکھی۔ اس نے سمجھا شاید اس کا ہاتھ زخمی ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مینیجر کے کمرے میں آ گئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکا تھا اور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا، لیکن سلار زخمی تھا، اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی۔ امامہ نے پہلی بار سلار کی خون آلود پشت دیکھی اور دھک سے رہ گئی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں پولیس، ایمبولینس اور سکندر آگے پیچھے پہنچے تھے۔ سکندر کے آتے ہی سلار نے امامہ کو گھر کے بجائے فوری طور پر کہیں اور بھیجنے کا کہا۔ سکندر خود سلار کو ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ سکندر نے اسے فوری طور پر اپنے بڑے بھائی شاہ نواز کے گھر بھیج دیا۔ وہ وہاں بت کی طرح آ کر گیسٹ روم میں بیٹھ گئی۔ سلار کو کسی نے چاقو سے زخمی کیا تھا، یہ اس نے سن لیا تھا، مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے، وہ جان نہ سکی۔ ریسٹورینٹ کی سیکیورٹی نے پولیس کے آنے تک ان تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اسے اب آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سلار کی کال آ گئی۔ تم پہنچ گئی؟ اس نے امامہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ ابھی کلینک پر ہوں، سلار نے کہا۔ اور ابو پاپا ساتھ ہیں میرے؟ سلار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا۔ میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں، اس نے بے ساختہ کہا۔ اسے امامہ کی یہ تشویش بہت بری لگی۔ وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر ہم وہیں جائیں گے۔ امامہ کا دل ڈوبا۔ باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند لمحوں کے لیے اسے سلار کے زخمی ہونے سے لاپرواہ کر دیا۔ سلار، انہیں پلیز معاف کر دو اور ریلیز کروا دو۔ سکندر اس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ امامہ سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن وہ خفا ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی۔ وہ زخمی تھا، لیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے فون بند کر دیا۔
क्लिनिक में इसके चेकअप में 1 घंटा लग गया। खुशकिस्मती से इसकी कोई रग को नुकसान नहीं पहुंचा था। क्लिनिक में ही सिकंदर की फैमिली के अफराद ने आना शुरू कर दिया और सलार को सिकंदर के इश्तियाल से अंदाजा हो गया था कि ये मामला संजीदा नोयत इख्तियार कर गया है। वो खुद बेहद नाराज होने के बावजूद मामले को खत्म करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सिकंदर नहीं मान रहे थे। अमामा ने दोबारा सलार से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन एक दफा इसने फोन नहीं उठाया और दूसरी दफा इसने फोन बंद कर दिया। ये दूसरी बार हुआ था कि इसने अपना सेल इसकी वजह से ऑफ किया था। क्यों पैरवी ना करूं इस केस की, इन्हें छोड़ दूं ताकि अगली बार वो तुम्हें शूट कर दे। इसने अस्पताल से पुलिस स्टेशन जाते हुए गाड़ी में सिकंदर से कहा था, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, बात बढ़ चुकी है अब, और इसकी इब्तिदा उन्होंने ही की है। सिकंदर बेहद मुश्तइल था। पापा, वो अमामा की फैमिली है, इसने बिलाखिर कहा। नहीं, वो अमामा की फैमिली नहीं। अगर इसे अमामा की परवाह होती तो इसके शौहर पर कभी हाथ ना उठाते, और अगर इन्हें परवाह नहीं तो अमामा को भी इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यही एक हद थी जो मैं कभी नहीं चाहता था कि वो पार करें, लेकिन उन्होंने ये हद पार कर ली है। मेरी फैमिली में से किसी को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं हाशिम फैमिली को किसी सेफ हेवन में रहने नहीं दूंगा। मैं इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब दूंगा। ये बात तुम अपनी बीवी को बता भी दो और समझा भी दो। पापा प्लीज, इस इशू को हल होना चाहिए। सलार ने बाप से कहा, ये ख्वाहिश इनको करनी चाहिए, तभी ये मसला हल होगा। इसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत कैसे हुई? इसका ख्याल है मैं ये गुंडागर्दी बर्दाश्त करूंगा? अब वो मुझे पुलिस स्टेशन से निकल कर दिखाए। इन्हें ठंडा करने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मामला किस हद तक बढ़ जाएगा इसका अंदाजा सलार को नहीं था। ये सिर्फ 2 12 फैमिलीज का मसला नहीं रहा था, बल्कि ये कम्युनिटीज का मसला बन गया था। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम आला अफसरान इस मामले को हल करने के लिए वहां मौजूद थे। हाशिम मुबीन को सबसे ज्यादा मसला रेस्टोरेंट की इंतजामिया की वजह से हो रहा था, जहां ये सब कुछ हुआ। इब्तिदाई गुस्से और इख्तियार के बाद बिल आखिर हाशिम फैमिली ने फाकी की संगीनी को महसूस करना शुरू कर दिया, मगर ये मसला हो रहा था कि सिकंदर फैमिली किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार न थी। फजर तक वहां बैठने के बाद भी मसले का कोई हल नहीं निकला और वो घर वापस आ गए। सलार वापसी पर सारा रास्ता सिकंदर को केस वापस लेने पर कायल करता रहा और नाकाम रहा। शहनवाज के घर गेस्ट रूम में दाखिल होते ही अमामा ने इससे पूछा, अब्बू और भाई रिलीज हो गए? इसका दिमाग घूम गया था। वाहिद चीज जिसकी अमामा को परवाह थी वो ये थी कि इसके अब्बू और भाई रिलीज हो जाए। इसका जख्म कैसा था, इसकी तबीयत कैसी थी, अमामा को जैसे इससे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। नहीं, और होंगे भी नहीं। वो बेहद खफगी से कहता हुआ वॉशरूम चला गया। पेन किलर लेने के बावजूद इस वक्त तक जागते रहने की वजह से इसकी हालत वाकई खराब थी, और रही सही कसर अमामा के अदम इस्तेकाम और बेतवज्जी ने पूरी कर दी। वो पुलिस स्टेशन में है। इसके वॉशरूम से निकलते ही इसने सुर्ख सूजी हुई आंखों के साथ इससे पूछा था। वो जवाब दिए बगैर बेडरूम पर करवट के बल लेट गया और आंखें बंद कर ली। वो उठकर इसके पास आकर बैठ गई। केस वापस ले लो सलार, इन्हें माफ कर दो। इसके बाजू पर हाथ रखते हुए इसने मुल्तजियाना अंदाज में इससे कहा। सलार ने आंखें खोल दी। अमामा, मैं इस वक्त सोना चाहता हूँ, तुमसे बात नहीं करना चाहता। मेरे अब्बू की कितनी इज्जत है शहर में, वो वहाँ कैसे रह रहे होंगे और कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे ये सब कुछ। वो रोने लगी। इज्जत सिर्फ तुम्हारे अब्बू की है, मेरी, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली की कोई इज्जत नहीं। वो बेसाख्ता कह गया। वो सर झुकाए होंठ काटते रोती रही। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पास हर चीज की वजह शादी है। तुम मेरे साथ शादी करके जहन्नुम में आ गई हो। शादी ना हुई होती तो जन्नत में होती तुम, है ना? वो बुरी तरह बरहम हुआ। मैं तुम्हें तो इल्जाम नहीं दे रही, मैं तो, इसने खाइफ होते हुए कुछ कहना चाहा। कुछ मेरे साथ भी वफादारी का मुजाहिरा करो, वैसी वफादारी जैसे तुम अपने माँ बाप और भाइयों के लिए दिखा रही हो। वो बोल नहीं सकी। इसे जैसे इसे जूता खींच मारा था। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो एक लफ्ज कहे बगैर इसके बिस्तर से उठ गई। सलार ने आंखें बंद कर ली। दोबारा इसकी आंख 12:30 बजे कंधे में होने वाली तकलीफ से खुली। इसे टेम्परेचर भी हो रहा था। कंधे को हरकत देना मुश्किल हो गया था। बिस्तर से उठते ही इसकी नजर अमामा पर पड़ी। वो सोफे पर बैठी हुई थी। वो रुके बगैर वॉशरूम चला गया। नहाकर तैयार होने के बाद वो बाहर निकला और अमामा से बात किए बगैर वो बेडरूम से चला गया। इसे अपना आप वहां अजनबी लगने लगा था। तो वो वाहिद इंसान था जो इसकी सपोर्ट था, अब वो भी इसे बर्गज़िश्ता हो रहा था। मैं केस वापस ले रहा हूँ। लंच टेबल पर बैठे इसने गैर एलानी अंदाज में कहा। पूरे टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। वहां सिकंदर के साथ शहनवाज और इसकी फैमिली भी थी। मैंने इस पूरे मामले के बारे में सोचा है, और तैयबा ने बेहद तल्खी से इसकी बात काटी।
तुम सोचना कब का छोड़ चुके हो, ये तुम्हारी बीवी की पढ़ाई गई पट्टी है। मम्मी, अमामा को इस सारी इक्वेशन से निकाल दे। अच्छा, तो फिर इसे तलाक देकर इस मसले को खत्म कर दो। वो माँ का चेहरा देखता रहा, फिर इसने हाथ में पकड़ा कांटा रख दिया। ये मैं कभी नहीं करूंगा। तो फिर हम भी ये नहीं करेंगे जो तुम चाहते हो। अमामा के बाप और भाई जेल में रहेंगे। तैयबा ने भी इसके अंदाज में कहा। केस वापस लेने का मतलब है इनको शे देना। तुम पूरी फैमिली को खतरे में डाल रहे हो। शाहनवाज ने मुदाखलत की। रिस्क तो केस चलने की सूरत में भी होगा। वो जानता था वो जो कह रहा है इससे पूरी फैमिली की कितनी मलामत इसे मिलने वाली थी। वो अमामा को खुश कर सकता था या अपनी फैमिली को ना खुश करना इसके लिए ज्यादा बेहतर था। अमामा रात के 9 बजे तक वैसे ही कमरे में बैठी रही। सलार का कोई अता पता नहीं था। थकन के आलम में सोफे पर कब सो गई इसे अंदाजा नहीं हुआ। रात के इसकी आंख सलार के कंधे हिलाने पर खुली थी। वो हड़बड़ा गई। उठ जाओ, हमें जाना है। वो कमरे से अपनी चीजें समेट रहा था। वो कुछ देर बैठी आंखें रगड़ती रही। केस वापस ले लिया है मैंने, तुम्हारी फैमिली रिलीज हो गई है। वो ठटकी थी। वो बैग की जिप बंद कर रहा था। किसी ने जिसे मामा के कंधों से मनो बोझ हटा दिया था। इसके चेहरे पर आने वाले इत्मीनान को मैं वो नोटिस किए बगैर ना रह सका। इसके पीछे बाहर लाउंज में आते हुए इसने माहौल में मौजूदा तनाव और कशीदगी महसूस की थी। शाहनवाज और सिकंदर दोनों ही बेहद संजीदा थे और तैयबा के माथे पर शिकने थी। वो नर्वस हुई थी। वो सलार के साथ जिस गाड़ी में थी वो ड्राइव चला रहा था। सलार पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखता रहा और गहरी सोच में डूबा रहा। घर पहुंचने के बाद भी इसकी खामोशी और सर्द मेहरी वैसी ही थी। सलार और तैयबा के साथ बाहर लाउंज में बैठ गया और वो कमरे में आ गई। आधा घंटा बाद मुलाजिम इसे खाने पे बुलाने आया था। इसकी आमद से कोई खास रद्दअमल नहीं हुआ। सिर्फ सलार अपनी प्लेट में कुछ डाले बगैर इसका इंतजार कर रहा था। इसके बैठने पर इसने इससे पूछा ते हुए चावल की डिश इसकी तरफ बढ़ाई और फिर खाने के दौरान वो बगैर पूछे कुछ न कुछ इसकी तरफ बढ़ाता गया। वो खाने के बाद बेडरूम में सलार के साथ ही आई थी। वो एक दफा फिर बातचीत किए बगैर सोने के लिए लेट गया था। सलार आंखें बंद किए। इसकी समझ में कुछ न आया कि जवाब दे या ना दे। सलार, बोलो, बिलाखिर इसने कहा। जख्म गहरा तो नहीं था? नर्म आवाज से इसने पूछा था। कौन सा वाला? ठंडे लहजे में किया हुआ सवाल इसे लाजवाब कर गया। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसने सवाल बदला। अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा जख्म है, मेरा दर्द है। वो फिर लाजवाब हुई। बुखार हो रहा है तुम्हें क्या? इसका हाथ कंधे से हटकर पेशानी पे आ गया। इसका हाथ हटाते हुए सलार ने बेड साइड लैम्प ऑन कर दिया। अमामा, तुम वो क्यों नहीं पूछती जो पूछना चाहती हो? इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा इसने। वो चंद लम्हे बेबसी से इसे देखती रही, फिर जैसे हथियार डाल दिए। अब्बू से क्या बात हुई तुम्हारी? इसने जवाब में हाशिम मुबीन की गालियों को बेहद ब्लंट अंदाज में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अमामा की आंखों में आंसू आ गए। मैं गालियों का नहीं पूछ रही, वैसे क्या कहा था उन्होंने? अमामा ने खफगी से इसकी बात काट दी। ओह सॉरी, इनकी गुफ्तगू में 70% गालियां थी और कितना एडिट करूंगा। बाकी बातों में उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुअर हूँ लेकिन कुत्ते की मौत मरूंगा और जो कुछ मैंने इनकी बेटी के साथ किया वो मेरी बेटी और बहन के साथ हो इसके लिए वो खुसूसी तौर पर बद्दुआएं फरमाएंगे। तुम्हारे लिए भी इनके कुछ पैगामात हैं लेकिन वो इस काबिल नहीं कि तुम्हें बता सकूं। ये थी इनकी गुफ्तगू। मुन्नम आंखों के साथ गंग बैठी इसका चेहरा देखती रही। उन्होंने तुमसे एक्सक्यूज नहीं की? भराई हुई आवाज में इसने पूछा। की थी उन्होंने? इन्हें बड़ा अफसोस था कि इस वक्त इनके पास कोई पिस्टल क्यों नहीं था या कोई अच्छा वाला चाकू, क्योंकि वो मुझे जिंदा सलामत देकर बेहद नाखुश थे। इसका लहजा तंजिया था। फिर तुमने केस क्यों खत्म कर दिया? तुम्हारे लिए किया, इसने दो टोक अंदाज में कहा। वो सर झुकाकर रोने लगी। मैं तुम और तुम्हारी फैमिली से कितनी शर्मिंदा हूँ मैं बता नहीं सकती। इससे तो अच्छा होता वो मुझे मार देते। मैंने तुमसे कोई शिकायत की है? वो संजीदा था। नहीं, लेकिन तुम मुझसे ठीक तरह बात नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कर रहा। मैं कल रात से ख्वार हो रहा था। मुझे तो तुम रहने दो। मुझे इस हवाले से तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी फैमिली का ताल्लुक है तो वो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेंगे। ये फितरी बात है। 2-4 हफ्ते गुजर जाएं फिर सब ठीक हो जाएंगे, इसने रसानियत से कहा। अमामा ने भीगी हुई आंखों से इसे देखा। वो इसे ही देख रहा था। मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सलाह ने इसकी बात काट दी। ये तुम कैसे कह सकती हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? पापा ने, मम्मी ने या किसी और ने? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सलाह ने फिर इसकी बात काट दी। और कोई कुछ कहेगा भी नहीं तुमसे। जिस दिन तुमसे कोई कुछ कहे तब कहना कि तुम्हारी इज्जत नहीं करता कोई। वो बेहद संजीदा था। मैं तुम्हें कभी अपने माँ बाप के घर में भी नहीं लेकर आता अगर मुझे ये खदशा होता कि तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी।
तुम से शादी जैसे भी हुई थी, तुम मेरी बीवी हो और हमारे सर्कल में ऐसा कोई नहीं जो ये बात नहीं जानता। अब ये रोना धोना बंद कर दो, उसे कदरे झड़कने वाले अंदाज में कहा। 6:30 बजे की फ्लाइट है, सो जाओ अब। उसने आंखें बंद कर ली। वो इसका चेहरा देखने लगी। कुछ भी कहे बिना वो इसके सीने पर सर रख कर लेट गई, ये परवाह किए बगैर कि इसके सर रखने से उसके कंधे में तकलीफ हो सकती है। वो जानती थी वो उसे कभी नहीं हटाएगा, और सलाह ने उसको नहीं हटाया। बाजू इसके गिर्द हमाइल करते हुए इसने दूसरे हाथ से लाइट ऑफ कर दी। मम्मी ठीक कहती हैं। इसके सीने पर सर रखे इसने सलार को बड़बड़ाते सुना। क्या? वो चौंकी। तुमने मुझ पर जादू किया हुए। वो हंस पड़ी। इस वाकये के चंद हफ्ते बाद वो लाहौर में भी बड़े मोहतात रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर डर और खौफ खत्म होने लगा। अमामा की फैमिली की तरफ से इस बार इस तरह की धमकियां भी नहीं मिली थी जैसी अमामा के चले जाने के बाद वो सिकंदर को देते थे। पुलिस स्टेशन में तस्फिया के दौरान सिकंदर ने हाशिम मुबीन को साफ साफ बता दिया था कि सलार और अमामा को किसी भी तरह पहुंचने वाले नुकसान की जिम्मेदार वो हाशिम के खानदान के अलावा किसी पे नहीं डालेगी। सलार ने ठीक कहा था कि कुछ अरसे बाद उनकी फैमिली का रवैया भी अमामा के साथ ठीक हो गया। तैयबे की तलखी भी खत्म हो गई और उसमें ज्यादा हाथ अमामा का ही था। वो फितरतन सुलह-जो और फर्माबरदार थी और एहसानमंद होने के लिए इतना काफी था कि वो इस इंसान की फैमिली थी जो इसे सर पर उठाए फिरता था। कोई वकील हाशिम साहब मिलना चाहते हैं आपसे। अपने ऑफिस की कुर्सी में झूलता सलार यकदम साकित हो गया। कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। भेज दो। इसने इंटरकॉम पर रख दिया और खुद सीधा होकर बैठ गया। वसीम के आने का वहां मकसद क्या था वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तब वसीम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए दोनों साकित हुए, फिर सलाह ने हाथ बढ़ाया। एक तवील अरसे के बाद दोनों की होने वाली ये पहली मुलाकात थी। क्या लोगे? चाय कॉफी? सलाह ने बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आया हूँ, वसीम ने जवाबन कहा। वो दोनों किसी जमाने में गहरे दोस्त थे, लेकिन इस वक्त इनको अपने दरमियान मौजूद तकल्लुफ की दीवार को खत्म करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। सलाह ने दोबारा कुछ पूछने के बजाय इंटरकॉम उठाकर चाय का ऑर्डर दे दिया। अमामा कैसी है? इसके रिसीवर रखते ही वसीम ने पूछा। शी इज फाइन, सलाह ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मैं इससे मिलना चाहता था। तुम्हारे घर का एड्रेस था मेरे पास, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता था, वसीम ने जताने वाले अंदाज में कहा। बस जाहिर है तुम्हें ये पता चल सकता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ, तो होम एड्रेस मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, सलाह ने मामूली के अंदाज में कहा। मैं मिलना चाहता हूँ इससे, वसीम ने कहा। मुनासिब तो शायद ना लगे, लेकिन फिर भी पूछूंगा। किस लिए? सलाह ने जवाबन फ्रैंक अंदाज में कहा। कोई वजह नहीं है मेरे पास, वसीम ने जवाबन कहा। इस दिन रेस्टोरेंट में जो चिट वो तुमने भेजी थी, मैं जानता हूँ, सलाह ने इसकी बात काटी थी। वसीम एक लम्हे के लिए बोलना चाहा। तुमने और अमामा ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अब जो भी हुआ वो हो चुका। मैं अमामा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली को पता है? सलाह ने पूछा। नहीं, इन्हें अगर पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। सलाह इसका चेहरा देख रहा था, सच और झूठ जांचने की कोशिश कर रहा था। इसकी नीयत क्या थी वो ये अंदाजा नहीं कर सकता था, लेकिन वो और अमामा एक दूसरे के बहुत करीब थे, वो ये जानता था। लेकिन सलार के लिए फिर भी ये मुश्किल था कि इसे मिलने की इजाजत दे। वसीम, मैं नहीं समझता कि अब इसका कोई फायदा है। अमामा मेरे साथ खुश है, अपनी जिंदगी में सेटल्ड है। मैं नहीं चाहता अपसेट हो जाए या इसे कोई नुकसान पहुंचे। मैं ना तो इसे अपसेट करना चाहता हूँ, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बस कभी कभी से मिलना चाहता हूँ, वसीम ने बेताबी से कहा। मैं इस पर सोचूंगा वसीम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस्तेमाल करके। वसीम ने इसकी बात काट दी। मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान पहुंचे। ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो इतने सालों में तुमसे राब्ता कर लिया होता। मैं जानता था वो शादी करके तुम्हारे साथ गई थी। तुम इन्वॉल्व थे पूरे मामले में, लेकिन मैंने फैमिली को नहीं बताया। सलार एक लम्हे के लिए ठटका, फिर इसने कहा। वो इतने अरसे से मेरे साथ नहीं थी, नहीं होगी, लेकिन वो तुमसे शादी करके गई थी, मैं ये जानता हूँ। मैं सोचूंगा वसीम। सलाह ने बहस करने के बजाय फिर वही जुमला दोहराया। वसीम मायूस हुआ था। मैं 2 दिन के लिए हूँ यहाँ लाहौर में, और ये मेरा कार्ड है। मैं इससे वाकई मिलना चाहता हूँ। वसीम ने कार्ड इसके सामने टेबल पर रख दिया। इस रात वो खिलाफे मामूल को ज्यादा ही परेशान था। अमामा ने नोटिस किया, लेकिन वजह मालूम नहीं उसको। वो खाने के बाद काम करने के लिए मामूल के मुताबिक स्टडी में जाने के बजाय इसके पास आकर लाउंज में बैठ गया। 5-10 मिनट की खामोशी के बाद अमामा ने बिलाकर एक गहरा सांस लेकर इसे कहते सुना। अमामा, अगर तुम वादा करो, तुम खामोशी और तहम्मुल से मेरी बात सुनोगी, तो आंसू बहाए बगैर तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या कहना है? वो कुछ हैरान थी। वसीम तुमसे मिलना चाहता है, इसने बिला तमहीद कहा। वो हिल ना सकी। वसीम, मेरा भाई?
अमामा के लहजे में बेयकीनी थी। सलाह ने सर हिला दिया और इसको अपनी आज की मुलाकात की तफसील बताने लगा और इस दौरान बरसात शुरू हो चुकी थी। सलाह ने बेहद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इसके अलावा वो और किस चीज का मुजाहिरा कर सकता था? तुमने क्यों इसे यहाँ आने नहीं दिया? तुम इसे साथ लेकर आते। उसने हिचकियों में रोते हुए इसकी बात काटी। मुझे पता था वसीम मुझे माफ कर देगा, वो भी मुझे इतना मिस करता होगा जितना मैं इसको मिस करती हूँ। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो। सलाह ने इसकी बात काटी। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है अमामा। मैं नहीं जानता कि वो क्यों मिलना चाहता है तुमसे, लेकिन इसके तुम्हारे साथ मिलने से बड़े नुकसान और नताइज भी बरामद हो सकते हैं। सलाह इसकी आंखों से आंसू मुतासिर हुए बगैर बोला था। वो वसीम के हवाले से वाकई खतरात का शिकार था। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छा है। तुम इसे फोन करके अभी बुला लो। मैं इसे कल बुलवाऊंगा, लेकिन वो अगर कभी अकेले यहाँ आना चाहे या तुम्हें कहीं बुलाए तो तुम नहीं जाओगी। सलाह ने इसकी बात काटते हुए कहा। और मैं एक बात फिर दोहरा रहा हूँ, ना वो यहाँ अकेले आएगा, ना तुम इसके फोन करने पर कहीं जाओगी। सलाह ने बड़ी सख्ती से ताकीद की। मैं इसको बुलाने पे कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके यहाँ आने पर क्यों एतराज है तुम्हें? इसने एहतजाज किया। वो मेरे घर पे होते हुए आए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो अकेला यहाँ नहीं आए। वो तो खैर मैं नीचे सिक्योरिटी वालों को भी बता दूंगा। वो मेरा भाई है सलार। अमामा को बेइज्जती महसूस हुई। जानता हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे हवाले से इस पर या किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे सिर्फ ये बताओ तुम्हें इससे मिलना है या नहीं। अगर तुम्हें बहस करनी है इस इशू पर तो बेहतर है वसीम आए ही ना। सलाह ने इसे जुमला मुकम्मल करने नहीं दिया। ठीक है, मैं इसे अकेले नहीं बुलाऊंगी यहाँ। अमामा ने घुटने टेक दिए। मुझे इससे फोन पर बात करनी है। सलाह ने कुछ कहने के बजाय वसीम का विजिटिंग कार्ड लाकर इसे दिया। वो खुद स्टडी में चला गया। चंद बार बेल होने पर वसीम ने फोन उठाया था और इसकी आवाज सुनने पर अमामा के हलक में आंसू का फंदा लगा था। हेलो, मैं अमामा हूँ। वसीम दूसरी तरफ कुछ देर बोल ना सका। इसकी आवाज भराने लगी थी। वो 2 घंटे एक दूसरे के साथ बात करते रहे थे। वसीम शादी कर चुका था और उसके 3 बच्चे थे। वो बहते आंसुओं के साथ ये सब सुनती रही। सलाह 2 घंटे बाद स्टडी से निकला था। वो इस वक्त भी फोन कान से लगाए तो आंखों के साथ फोन पर वसीम से गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो इसके पास से गुजरकर बेडरूम आ गया था और मामा ने एक बार भी इसे सर उठाकर नहीं देखा। वो इसका इंतजार करते करते सो गया। फजर की नमाज के लिए जब वो मस्जिद जाने के लिए उठा तो वो इस वक्त भी बिस्तर पर नहीं थी। लाउंज में आते ही वो कुछ देर के लिए हिल ना सका। वहां का इंटीरियर रातों रात बदल चुका था। तुम सारी रात ये करती रही हो? सलार पानी पीने के लिए किचन में गया था तो इसने किचन के फर्श को कैबिनेट से निकाली गई चीजों से भरा हुआ पाया। इसका दिमाग घूम कर रह गया था। क्या? वो इसी तरह काम में मसरूफ इत्मीनान से बोली। तुम्हें पता है क्या करती रही हो तुम? सलार ने पानी का गिलास खाली करके काउंटर पर रख दिया और बाहर निकल गया। बैरूनी दरवाजे तक पहुंचकर वो किसी ख्याल के तहत वापस आया था। अम्मा, आज संडे है और मैं अभी मस्जिद से आकर सोऊंगा। खबरदार, तुमने बेडरूम की सफाई इस वक्त शुरू की। फिर मैं किस वक्त सफाई करूंगी बेडरूम की? मैंने वसीम को लंच पे बुलवाया है। अम्मा ने पलट कर कहा। सलार की छठी हिस्स ने बर वक्त काम किया था। बेडरूम की सफाई का वसीम के लंच के साथ क्या ताल्लुक है? वो हैरान हुआ था। तुमने इसे बेडरूम में बिठाना है? नहीं, लेकिन वो अटकी थी। अमामा, बेडरूम में कुछ नहीं होगा, मुझे सोना है आकर अभी। इसने अमामा को एक बार फिर याद दहानी कराई थी। ये सामान ला देना मुझे, सोने से पहले खाने की तैयारी करनी है मुझे। अमामा ने काउंटर पर पड़ी एक लिस्ट की तरफ इशारा किया। मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और ये सामान तुम्हें सोकर उठने के बाद लाकर दूंगा। वो लिस्ट को हाथ लगाए बगैर चला गया। तमाम खदशात के बावजूद वाकिफ ने अपने बेडरूम को इसी हालत में देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। इसने 10 बजे मतलूबा अशिया लाकर दी थी। किचन तब तक किसी होटल के किचन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो पता नहीं कौन कौन सी डिशेस बना रही थी। वो कम से कम 25 अफराद का खाना था जो वो अपने भाई के लिए बना रही थी। सलाह ने इसे कोई नसीहत नहीं की। वो लाउंज में बैठा इंग्लिश लीग का कोई मैच देखता रहा। वसीम 2 बजे आया था और 2 बजे तक अमामा को घर में किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। वसीम का इस्तकबाल इसने सलाह से भी पहले दरवाजे पर किया था। बहन और भाई के दरमियान एक जज्बाती सीन हुआ। इसके बाद 6:30 बजे तक वसीम की मौजूदगी में वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहा। वो खाने के टेबल पर मौजूद था, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि इसका होना ना होना बराबर था। अमामा को भाई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अमामा ने खाने के टेबल पर इसे कुछ सर्व भी नहीं किया।
वसीम के जाने के बाद सलार की तवक्को के एन मुताबिक बचा हुआ तकरीबन सारा खाना मुलाजमा, फुरकान और चंद दूसरे घरों में भेज दिया गया था। वो ईशा की नमाज पढ़कर आया तो वो इसके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर खुद सो रही थी। वो वीकेंड पर रात का खाना हमेशा बाहर खाते थे। इसने पहली बार अमामा के घर पर मौजूदगी के बावजूद अकेले डिनर किया और वो बुरी तरह पछताया वसीम को अमामा से मिलने की इजाजत देकर। अमामा, ये वसीम नामा बंद हो सकता है अब? वो तीसरा दिन था जब डिनर बिल आखिर सलार की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। क्या मतलब? वो हैरान हुई थी। मतलब ये कि दुनिया में वसीम के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनकी तुम्हें परवाह करनी चाहिए, सलार ने इनडायरेक्ट अंदाज में कहा। मसलन कौन? इसने जवाबन इतनी संजीदगी से पूछा था कि वो कुछ बोल ना सका। और कौन है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए? वो अब बड़बड़ाते हुए सोच रही थी। मेरे कहने का मतलब था कि तुम घर पर तवज्जो दो अब। वो अब इसके अलावा और क्या कहता? ये तो नहीं कहता था कि मुझ पर तवज्जो दो। घर को क्या हुआ है? वो मजीद हैरान हुई। वो इस बार मजीद कोई तावील ना दे सका। तुम्हें मेरा वसीम के बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता? इसने एकदम जैसे अंदाजा लगाया। इसके लहजे में ऐसी बेयकीनी थी कि वो हाँ ना कह सका। मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगता है? वैसे ही कह रहा हूँ तुम्हें। वो बेसाख्ता बात बदल गया। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो एकदम मुतमईन हुई। सलार इससे ये ना कह सका कि वो इसका फ्रेंड है ही नहीं, कभी था। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था वो। सलार खाना खाते खाते रुका। मेरे बारे में क्या? सब कुछ, वो रवानी से बोली। सलार के पेट में गरहें से पड़ी। सब कुछ क्या? मतलब जो भी तुम करते थे। सलार की भूख उड़ी थी। मसलन क्या? वो पता नहीं अपने किन खदशात को खत्म करना चाहता था। वो सोच में पड़ी। जैसे तुम जिन से ड्रग्स लेते थे इनके बारे में, और जब तुम लाहौर में अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया गए थे। वो बात मुकम्मल ना कर सकी। पानी पीते हुए सलार को अच्छू लगा। तुम्हें इसने ये भी बताया है कि मैं? सलार खुद भी अपने सवाल पर को पूरा दोहरा न सका। जब भी जाते थे तो बताता था। सलार के मुंह से बेख्तियार वसीम के लिए जेर लब गाली निकली थी और मामा ने इसके होंठों की हरकत को पढ़ा था। वो बुरी तरह अपसेट हुई। तुमने इसे गाली दी है? इसने शॉक होकर सलार से कहा। हाँ, वो सामने होता तो मैं इसकी दो चार हड्डियां भी तोड़ देता। वो अपनी बहन से ये बातें जाकर करता था। मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता। वो वाकई बुरी तरह भरम हुआ। सब कुछ की दो झलकियों ने इसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। अमामा इसके बारे में क्या कुछ जानती है? इसका अंदाजा इसे आज हुआ। तुम मेरे भाई को दोबारा गाली मत देना। अमामा का मूड भी ऑफ हो गया था। वो खाने के बर्तन समेटने लगी थी। सलार कुछ कहने के बजाय बेहद खफगी से खाने की मेज से उठ गया। वो तकरीबन 2 घंटे बाद बेडरूम में सोने के लिए आई थी। वो इस वक्त मामूल के मुताबिक अपनी ईमेल चेक करने में मसरूफ था। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर लेट गई। मैंने वसीम को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इस तरह नाराज होकर बैठो। सलार ने मुफाहमत की कोशिशों का आगाज कर दिया। वो इसी तरह बहस व हरकत लेती रही। अमामा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सलार ने कंबल खींचा था। तुम अपने छोटे भाई अम्मार को वही गाली दे कर दिखाओ। इसकी तीसरी बार कंबल खींचने पर वो बेहद खफगी से इसकी तरफ करवट बदल कर बोली। सलार ने बिला तवक्कुफ वही गाली अम्मार को दे दी। चंद लम्हों के लिए अमामा की समझ में आया कि क्या कहे थे। अगर दुनिया में ढिठाई की कोई मिराज थी तो वो सलार था। मैं पापा को बताऊंगी, अमामा ने भराई हुई आवाज में कहा। तुमने कहा था अमार को गाली देने को। वैसे तुम्हारे भाई को उससे ज्यादा खराब गालियां मैं इसके मुंह पर दे चुका हूँ और इसने कभी माइंड नहीं किया। अगर तुम चाहो तो अगली बार जब वो यहाँ आए तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो जिसे करंट खाकर उठ बैठी थी। तुम वसीम को यहाँ मेरे सामने गालियां दोगे? इसे बेहद रंज हुआ था। जो कुछ इसने किया है, मेरी जगह कोई भी होता तो इसे गालियां ही देता, और वो भी उससे बुरी। सलार ने लगी लिपटी के बगैर कहा। लेकिन चलो, आई एम सॉरी। वो इसकी शक्ल देख कर रह गई। सिकंदर ठीक कहते थे, इनकी ये औलाद समझ में ना आने वाली चीज थी। लेकिन पापा, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। मेरी कोई बात नहीं टालते, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसने एक बार सिकंदर के पूछने पर वो इसका ख्याल रखता था कि जवाब में सलार की तारीफ की थी। अमामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, ये अल्लाह ने इस दुनिया में सिर्फ एक पीस पैदा किया है। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह इसके साथ गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूँ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। इसने जो करना होता है वो करके ही रहता है, चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए। इसे समझा समझा कर। और कभी खुशफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्जी नहीं करेगा। सलार सर झुकाए मुस्कुरा कर बाप की बातें सुनता रहा और अमामा कुछ उलझी हुई कभी
اسے اور کبھی سکندر کو دیکھی۔ آہستہ آہستہ چل جائے گا، تمہیں پتا کہ سالار کیا چیز ہے؟ وہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر ہے۔ تمہارا امپریشن بہت خراب ہے پاپا پر۔ تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تمہیں ان کی باتیں غور سے سننا چاہیے تھی۔ وہ تب بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی، اور اب بھی آئی ایم سوری وہ پھر کہہ رہا تھا۔ تم شرمندہ تو نہیں ہو؟ تو دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔